नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक ऐसे मसले के सामने खड़ी हूँ जो एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। मौत की सज़ा पर देश की अदालतें कटघरे में खड़ी होती हुई दिख रही हैं। मौत की सज़ा दिए जाने को लेकर कथित विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीठ ने कहा है कि मौत की सज़ा पर विस्तृत गाइडलाइन बनाया जाएगा। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को न्यायालय की सहायता करने को कहा है। 30 मार्च को फांसी की सजा पाए कैदियों की सुध लेते हुए कोर्ट ने मृत्युदंड प्रक्रिया की समीक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल भारत उन 58 देशों में से एक है जिनके कानून में मौत की सजा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1967 में विधि आयोग ने मृत्युदंड को बरकरार रखने का तर्क दिया था, लेकिन 2015 में उसने कहा कि प्रतिशोध को प्रतिशोध में कम नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश भारत की विधानसभा में पहली बार 1931 में मृत्युदंड के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था, जब बिहार के विधायक गया प्रसाद सिंह ने भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश करने की मांग की थी। हालांकि ये विधेयक पास नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के समय भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कई कानूनों को बरकरार रखा गया, जिसमें आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मृत्युदंड भी शामिल था। कानून में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1955 में किया गया था, जब संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 367(5) को निरस्त कर दिया था। तो जो तब तक अदालतों को उन कारणों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य करती थी जहां मौत की सजा नहीं देने का फैसला किया गया, लेकिन सीआरपीसी की इस धारा को 1973 में फिर से लागू किया गया था। विशेष रूप से धारा 354(3) में न्यायाधीशों को मौत की सजा के लिए विशेष कारण प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था। वहीं 1967 में विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट में भारत में मृत्युदंड को बनाए रखने का तर्क दिया गया था। फिर लगभग आधी सदी के बाद विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक किसी भी प्रकार के प्रतिरोध के दंडात्मक लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है। आयोग ने 2015 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया जाए। मृत्युदंड की संवैधानिकता को पहली कानूनी चुनौती 1973 में जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मृत्युदंड संविधान के खिलाफ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मौत की सजा एक मुनासिब सजा यानी कि परमिसिबल पनिशमेंट थी। इसके बाद बचन सिंह मामले में शीर्ष अदालत का 1980 का ऐतिहासिक फैसला आया, जहां इसने मौत की सजा की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन दंड की मनमानी को कम करने के लिए इसके आवेदन को दुर्लभतम मामलों तक सीमित कर दिया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A ने मौत की सजा पर काफी काम किया और इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए। संक्षेप में यदि समझें तो 1980 के बचन सिंह फैसले के संविधान पीठ के निर्णय में मृत्युदंड में कम करने वाले कारकों की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया था, लेकिन पाया यह गया कि ट्रायल कोर्ट ने परिणाम तय करने के लिए केवल अपराध की गंभीर परिस्थितियों पर ही भरोसा किया। 215 ट्रायल कोर्ट के निर्णयों में से 51% में मिटिगेटिंग कंडीशंस या शमन करने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया था। एक बात और, 44% मामलों में कन्विक्शन के दिन ही सजा सुनाई गई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद और मौत की सजा के बीच फैसला करते समय 73% मामलों में आजीवन कारावास की डिफॉल्ट सजा पर विचार नहीं किया। जाहिर है कि अदालतों ने मौत की सजा के फैसले देने में नियम और दिशा निर्देशों को सही तरीके से नहीं देखा। इसे मानवाधिकार हनन या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के भी संदर्भ में देखने की जरूरत आन पड़ी। देश में आज मौत की सजा होने के बावजूद न तो अपराध खत्म हो रहे हैं और न ही अपराधी। क्यों नहीं आ पा रहा अपराधियों की मानसिकता में बदलाव? क्या फांसी की सजा में बदलाव करके जज गलत कर रहे हैं?
क्या जेल व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? सवाल कई हैं। आज हम मृत्युदंड से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको उस पैनल से रूबरू कराऊं, पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं जो आजकल बेहद चर्चा में है। मौत की सजा कितनी सही है, इस बहस ने अब एक नया रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड पर संज्ञान लेते हुए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। ऐसे में जिन हालातों में और कानून के पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में मौत की सजा दी जाती रही है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं मृत्यु दंड पर दिए गए अदालतों की टिप्पणी पर। संत और पापी के बीच एकमात्र अंतर ये है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। जुर्म कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, दोषी की मौत की सजा को कम किए जाने के कारणों पर जजों को विचार करना चाहिए। मृत्यु दंड तभी सुनाएं जब उम्र कैद की सजा भी लगे कम। दोषियों को समाज में रहने देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने जैसा है। रेप और हत्या के मामलों में पीड़ितों की कम उम्र मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मौत की सजा पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि मृत्युदंड का अपराध पर निवारक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए इसे रोकने में मदद करता है, लेकिन कुछ इसे अमानवीय बताते हुए दोषी के बदलाव के लिए रियायतें मांगते हैं। इन हालातों में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, ये बहस का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मृत्युदंड को अब बहुत हद तक ये भी कहा जा सकता है कि इसका जो राजनीतिक दुरुपयोग भी करने की कोशिश हो रही है। विशेषकर अगर आप सोशल मीडिया पर हाल फिलहाल में इस तरह के प्रतिक्रियाएं देखें तो आपको ऐसा लगता है कि मृत्युदंड को भावनात्मक ज़्यादा बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वाकई हम किस स्थिति में हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हमारा खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। जस्टिस विमलेश शुक्ला, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनूप सुरेंद्र नाथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट 39A NLU दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर नेहा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर GS वाजपेयी, वाइस चांसलर RG NLU पंजाब के भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूँगी और जिस तरह से हाल फिलहाल में एक बड़ा उदाहरण हमने देखा, एक मृत्युदंड पर एक फैसला आया और जिसमें 3 जजों की बेंच ने ये कहा कि एवरी सिनर हैज फ्यूचर, और उसके बाद ये पूरी बहस शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों द्वारा जो मृत्युदंड की सजा सुनाने के लिए गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का सहयोग भी मांगा है। ऐसी जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? जैसे शुक्ला, देखिए, ये पहली बारी ऐसा है कि इस तरीके का चर्चा हो रही, ऐसी बात नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद के केस में ऑलरेडी ये बहुत एलेबोरेटली ये सुप्रीम कोर्ट ने डील किया जो है। उस जजमेंट का पैराग्राफ 165 से 195 जो है इसी बात पे है कि क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्या स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ डेथ सेंटेंस। और एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि ये बेसिकली अगर आप देखिए तो ये एक्सिक्यूटिव का एक्ट है, ये लेजिस्लेटिव एक्ट है और जुडिशरी को अपने लेवल पे गाइडलाइन नहीं फ्रेम करना चाहिए। ये स्वामी श्रद्धानंद में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और उसमें उसने जगमोहन सिंह के भी जजमेंट को साइड किया। तो ये पहली बारी ऐसी बात नहीं आ रही है कोर्ट के सामने कि कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाके कह रही है कि हम जो इसको कैटेगराइजेशन करेंगे या स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। पहले भी इस समस्या का निदान ढूंढने की कोशिश की गई, पर सुप्रीम कोर्ट के एट द एंड ऑफ द डे ये लगा कि ये हमारा काम नहीं है, ये जो है पार्लियामेंट के थ्रू आना चाहिए, लॉ के रूप में आना चाहिए। इसलिए ये बहस फिर से उठ गई है। चूंकि लोग अब स्वामी श्रद्धानंद को भूल चुके हैं जो है, उसमें भी डेथ सेंटेंस का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था लाइफ में और उसमें यही डिस्कशन हुआ था कि कैसे इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, कैसे गाइडलाइन किया जाए। तो आज के तारीख में चूंकि आप देखिए
डेथ सेंटेंस वगैरह एट द एंड ऑफ द डे इतना भावनात्मक मैटर ये है कि इसीलिए जब सेंटेंस होता है तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर अपील आती है। तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि क्योंकि फांसी देने में हर आदमी को ये होता है भाई कैसे अपने हाथ से फांसी दें। इसलिए जज का एक प्रयास ये सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रही कि हम एक गाइडलाइन ले डाउन करें। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ऑलरेडी बच्चन सिंह के केस में और जो बाकी जजमेंट है सब्सिक्वेंट ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं रिकॉर्ड पे। क्या वो मैं जरूर जैसे शुक्ला कौन कैसे अपने दर्शकों के लिए स्पिरिट में जी जैसे शुक्ला ये बच्चन सिंह का जो मामला था अपने दर्शकों के लिए जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर वो कौन से दिशा निर्देश थे जो कि बहुत ही अहम माने गए थे तब। देखिए उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कहा कि डेथ सेंटेंस एज अ रूल मत कीजिए जो है, इसको एक्सेप्शन के रूप में रखिए जो है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की थ्योरी उसमें इंट्रोड्यूस की इन्होंने जो है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की थ्योरी जब इंट्रोड्यूस की तो उसमें कहा कि बहुत ही कुछ ऐसा विलक्षण चीज हो जिसकी वजह से आप उधर लीन करें कि इनको डेथ सेंटेंस दिया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है 5 डेफिनेटिव कैटेगरीज भी, बाद में एक माची सिंह का केस आया उसमें उन्होंने उसको और खोल के कहा कि ये 5 कैटेगरी केसेस हैं जिसमें आप मोटा मोटा कोशिश करें, अगर जरूरत पड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आए तब आप डेथ सेंटेंस दीजिए जो है। जी no, how was 39A involved in this whole scenario when this recent call of the Supreme Court to issue direction on the matter of the death penalty? How you see, how was 39A involved? Thank you for having me. हमारा ये इन्वॉल्वमेंट था कि हम डेथ रो प्रिजनर्स को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रो बोनो लीगल एड देते हैं और उसी के थ्रू हम बहुत सारे डेथ रो प्रिजनर्स का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं जो लॉयर्स हमारे लिए अपियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस ऐसे केस में हमने ये मुद्दा उठाया था कि जैसे जब डेथ सेंटेंस का डिटर्मिनेशन होता है यू हैव टू कलेक्ट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो सेंटेंसिंग में क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स भी हैं और मिटिगेटिंग फैक्टर्स, क्योंकि जजेस को डिसाइड करना पड़ता है कि लाइफ सेंटेंस देना है कि डेथ सेंटेंस देना है। और उसमें द इशू दैट वी रेज्ड इज एंड दैट इज व्हाट इज न्यू अबाउट व्हाट द कोर्ट इज ट्राइंग टू डू नाउ कि कभी भी पहले इस पे अटेंशन नहीं दिया गया कि ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे। लॉ तो बच्चन सिंह से कहता आ रहा है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कलेक्ट करने हैं, लेकिन आप अगर 1980 से देखेंगे कि बहुत ही कम केसेस में ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ठीक से कलेक्ट हो रहे हैं। और कोर्ट अभी इस पे कोर्ट गाइडलाइंस ये नहीं दे रही है कि कौन से केसेस में डेथ देना है, कौन से केसेस में डेथ नहीं देना है। दैट इज नॉट द इश्यू इन दिस केस। द इश्यू इन दिस केस इज हाउ टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ओवर द मेनी almost over 40 years now no attention has been paid कि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल किया जाए। एंड वही मुद्दा हमने उठाया था एक केस में, और वो एप्लीकेशन जो हमने डाला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओमोटो रिट में कन्वर्ट किया है कि इस मुद्दे पे गाइडलाइंस वो फ्रेम करेंगे। जी अब यहाँ पे सुशील जी जो अनूप ने कही कि जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको कैसे जुटाया जाए, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। एक वकील होने के नाते खासकर वैसे मामले जहां मौत की सजा मिली हो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हाल फिलहाल में एक और मैं उदाहरण भी देना चाहूंगी। एक रेपिस्ट को जब उसकी मौत की सजा को 3 जजों की बेंच ने लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आलोचना शुरू हुई उस वकील की भी। और इसके पहले हमें याद है जब कसाब का मामला चला था, आतंकवादी का कसाब का जब मामला चला था, तो जो भी वकील उसके प्रो मतलब उसके लिए लड़ रहा था उसकी भी आलोचना होती थी। निर्भया कांड में हमने ऐसे देखा था। ऐसे में एक वकील होने के नाते किस तरह की चुनौतियां होती हैं, एक तो फैक्ट के लेवल पर, दूसरा इस तरह के मामलों की संवेदनशीलता के स्तर पर। बहुत कठिन प्रश्न है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी को कोई केस करना चाहिए कि नहीं करना, और कोई अपराधी ऐसा है जिसको जीने का अधिकार ही नहीं बचा,
कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अब 3 कोर्टों में जाता है और अलग अलग फैसले होते हैं जी। मैं तो सोचता हूँ कि मृत्यु दंड का मुकाबला सब्जेक्ट जो है हम लोग डील ही नहीं कर सकते। डिवाइन फंक्शन खुदा की तरह हम मार सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में तो हम में योग्यता नहीं है इंसानों में कि डिसाइड करें कि कौन जिएगा और कौन मरेगा जी। तो मैं तो इस पे बहुत ही कठिन पाता हूँ कि मैं कोई राय दे सकूं। मैंने जितने केसेस किए हैं कुछ को छोड़ के अक्सर मृत्यु दंड से निकाला है लोगों को, अक्सर जी। क्योंकि कोई ना कोई गलतियां होती हैं हर केस में, और भावना में बह के लोग उस टाइम तो गुस्सा दिखा कर देते हैं, बाद में इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। एक बार आपने दंड दे दिया तो फिर तो खत्म मामला। आजीवन कारावास अलग चीज कि जब लास्ट स्वास्थ्य का आप वहां रहेंगे, कि मृत्यु दंड एक इरिवर्सिबल सजा है। इसलिए मेरे पर्सनल व्यू में तो मृत्यु दंड के कोई स्थान हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत माइनॉरिटी व्यू होगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर नेहा, जो बात सुशील जी ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। 2 सवाल आपसे मेरा होगा। पहला तो कि एकेडमिक लेवल पर जो ये बहस अब चल रही है कि मौत की सजा पर जो आज रिट्रीब्यूशन बनाम रिफॉर्मेशन की बहस है, उसको कैसे देखा जाए। हालांकि ये बहस कोई नई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब इस आज के माहौल में इसको कैसे समझा जाए। दूसरा, जैसा कि सुशील जी ने भी कहा कि ये इसको डिवाइन डिसीजन माना जाना चाहिए, उस तरह से रखा जाना चाहिए। किसी को मौत की सजा देने का अधिकार उनका एक व्यक्तिगत विचार था, ये किसी को भी शायद नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो 100 देशों ने लगभग मौत की सजा को अपनी न्यायिक व्यवस्था से पूरी तरह से हटा दिया है। करीब 50 देशों में ही अभी ये व्यवस्था मौजूद है। लेकिन इस कैपिटल पनिशमेंट को अगर बरकरार रखा भी गया है तो उसका स्वरूप कुछ अलग है। किस तरह से आप इस पूरे मसले को देखेंगी एकेडमिक तौर पर और समाज के लिहाज से? पहले तो धन्यवाद राजश्री जी बुलाने के लिए, और ऑफ कोर्स आपने बहुत बहुत यहाँ पे दोबारा बहुत मुश्किल पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मुझसे पूछे हैं। पहली चीज, इस पूरे मुद्दे को और इशू को हम किस तरह देखते हैं। मैं बिल्कुल सीनियर एडवोकेट सुशील जी हैं जो बोल रहे हैं कि ठीक है, जो किसी को मौत का हमें सजा सुनाने का अधिकार ही नहीं है। मैं एकेडमिक और लीगल पर्सपेक्टिव में बताती हूँ। बच्चन सिंह के समय से एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो चुका है, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस शुक्ला जी ने भी यहाँ बताया, जिसमें हमें जो डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट है वो देना ही एक्सेप्शन में है, और जो रूल है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब हम उस रूल और एक्सेप्शन को उस एक्सेप्शन की तरह क्या हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चन सिंह ने एक लीगल पर्सपेक्टिव दिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्रिटिसिज्म ही पहली चीज यहाँ आ जाती है कि वहाँ बहुत बड़ी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, जजेस की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ ही बहुत बड़ा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उसको समझने में। और कहीं ना कहीं एकेडमिक सर्कल में उसको कभी कभी आर्बिट्रेरी भी कह दिया जाता है, क्योंकि जब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है और उसके कुछ एक मापदंड है, हर व्यक्ति उसे अपने सब्जेक्टिविटी से देखेगा। तो जहाँ ये डॉक्टर अनूप जी भी बता रहे थे कि अगर हम उसको एम्पेरिकली एक स्टेटिस्टिकल स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं दे रहे कि ये मापदंड है, आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस को इस तरह देखिए, तो हर ट्रायल कोर्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की समझ ही सब्जेक्टिविटी पे आ जाएगी। तो क्या आप उसे एज अ रूल अप्लाई करेंगे या वो सिर्फ एक्सेप्शन में यूज कर रहे हैं। और जो डेटा, अगर हम एनसीआरबी के डेटा पे जाएं, पहले सिर्फ भारत के डेटा पे, तो 2019 में जहां 74 डेथ कन्विक्शन थे ट्रायल कोर्ट के, 21% बढ़त हुई उसमें 2021 में ही 144 डेथ कन्विक्शन दिए गए बाय ट्रायल कोर्ट इन इंडिया सिर्फ 2021 में। आज की डेट में वो 2021 दिसंबर तक हमारे पास डेथ रो में 488 डेथ रो कन्विक्ट हैं। तो अगर वो नंबर बहुत सब्सटैंशियली इंक्रीज हो रहा है तो पहला सवाल ये उठ जाता है कि क्या हम उसे सिर्फ एक्सेप्शन में यूज कर रहे हैं, जो 1980 से एस्टेब्लिश रूल है।
तो पहला तो परेशानी का मुद्दा ये हो जाता है। दूसरे स्तर पे जैसे आपने बोला कि अगर हम इस तरह के नंबर पे जा रहे हैं तो क्या हम रेट्रीब्यूटिव वर्सेस, जब हम जूरिस्प्रूडेंशियली देखते हैं तो हम रेट्रीब्यूशन यानी कि या डेटरेंस कि आगे लोग उससे डर के ऐसे काम ना करें, तो क्या कोई एक लिंक है जो दिखा रहा है कि अगर हम सबसे सख्त जो सबसे बड़ी पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो उससे क्या रेसिडिविज्म हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं क्या दोबारा इस काम में कोई डेटरेंस आ रही है? तो ऐसे कोई स्टेटिस्टिक्स हमें नहीं दिखते कि अगर हम ये मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो एक डेटरेंस। और दूसरा, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या क्राइसिस में है कि क्या हम रेट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और डेटरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, या हमें रिफॉर्मेशन देखना है? बिल्कुल। और उस पे आपने इस डिबेट को स्टार्ट किया था कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी जिस पे रिमार्क किया। तो ये एक इश्यूज है और इसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस में बहुत बड़ा, क्योंकि आपने जो एग्जांपल्स भी लिए कसाब के, जुवेनाइल जस्टिस के इश्यूज में, इवन एडल्ट क्रिमिनल एडजुडिकेशन में कई फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि पारिवेशिक समस्या हो सकती है उस व्यक्ति की, क्या उसकी परिस्थिति का आकलन ठीक से किया गया है, उसकी बचपन की कोई ट्रॉमा ऐसे हैं जो देखे गए हैं, फैमिली हिस्ट्री देखी गई है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है ये देखी गई है। तो इस तरह के वेरिएंस जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर जब तक इस पे एक मेथडोलॉजिकल चीज जिसमें कि हम एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ना रखें, कहीं ना कहीं एक मापदंड तैयार कर दें, उससे हम उसको एज ए एक्सेप्शन देख सकते हैं। जी बिल्कुल। जस्टिस शुक्ला, यहाँ पर जब बात हो रही है एक मेथड डेवलप करने की और किसी इस तरह के मसले में जहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया हो तो गहराई में जाने की कुछ दिशा निर्देश, जैसा कि आपने ही बताया कि हमारे पास पहले से भी थे, चाहे बच्चन सिंह का भी मामला था, अब उसमें जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स की बात हो रही थी, मैंने एक आंकड़े के हिसाब से जो लगभग मोटा मोटी ये आंकड़ा है कि 215 ट्रायल कोर्ट के निर्णयों में से 51% में मिटिगेटिंग कंडीशंस या शमन करने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया था। अब ये जो स्थिति है, लगभग आप 51% बहुत ही ज़्यादा होता है, और अगर ये जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं भटक गए हैं और इस तरह के अगर फैक्ट्स पे हम अगर नहीं विचार करेंगे तो शायद ये पूरी कवायद जो है वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जी, ये बात जो आप कह रही हैं बिल्कुल सत्य है, और उसका रीजन ये है कि 14 इयर्स भी अपने आप में कम सजा नहीं होती है, और लाइफ को भी इसीलिए आप देखिए कि 14 इयर्स के बाद ही जो है इन्होंने ये कहा कि आपका जो है रेमिशन पीरियड रन करना शुरू करेगा। 14 पीरियड इसलिए भी आप उसको भारी पीरियड मानिए कि भगवान रामचंद्र भी 14 साल में वापस आ गए थे, तो 14 साल का पीरियड बहुत ही भारी पीरियड माना जाता है हम लोग के हिसाब से जो है। तो वहां पे ये 15 साल और 20 साल ये जो ऐड करते हैं, ये जस्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ पब्लिक सेटिस्फैक्शन के लिए ये करते हैं। 14 साल भी अपने आप में एक पर्याप्त सेंटेंस है अगर वो रिगरसली उसको झेल रहा है। और देखिए ये जो समस्या अभी आई, जो ये सेंट और सिनर और ये सब बात की बात, तो ये हमेशा पहले भी थी, आज भी है। धनंजय चटर्जी के केस में आपको याद होगा जब डेथ सेंटेंस दिया गया कलकत्ता की स्ट्रीट पे, कितना उस वक्त उपद्रव हुआ था। तो आज की तारीख में चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, धनंजय चटर्जी के खिलाफ भी एलिगेशंस ऐसे ही थे, माइनर गर्ल के खिलाफ रेप इधर उधर, और उसको फांसी की सजा दी गई थी। आज की तारीख में उसके पेरेंट्स के या धनंजय चटर्जी के पेरेंट्स को ये फीलिंग होगी कि मेरा लड़का भी तो सुधर सकता था। ये हम लोग क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, और क्रॉस रोड पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमेशा जो है एक संवेदनशील मामला है। कोई जज बैठता है, उसको लगता है कि भाई बहुत से ऐसे जजेस हैं जो इस विचार के होते हैं कि डेथ सेंटेंस देने नहीं चाहिए, वो लॉ को कोने रख के उनके अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है कि डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए। और बहुत से ऐसे होते हैं भाई जो मैकेनिकल वे में या जैसे भी जजमेंट हुआ है लॉ का अनुपालन होना चाहिए। और ये इस बीच में डिटरेंस और रिफॉर्मेशन के बीच में ही जो है ये एक पेंडुलम की तरह हम लोग घूमते रहते हैं कि क्या किया जाए। और क्वेश्चन सारा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी पनिशमेंट में कि इन द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स जो है ये पनिशमेंट अवॉर्ड होना चाहिए। पनिशमेंट हमेशा कमेंसरेट टू द चार्ज होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा और उसमें सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखते हुए, तब सारी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि जज सेंट्रिक जो है सारा हमारा जुडिशियल सिस्टम है, तो जो जज सोचता है विचारता है वही वो अपने अक्षरों में उद्धरण करता है। एक सोल्यूशन और इसका हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, जैसा पहले भी रिकमेंडेशन हुआ है कि अगर हाईकोर्ट से डेथ सेंटेंस की अपील कंफर्म होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जो टॉप 5 जजेस हैं वही सुने डेथ सेंटेंस के केसेस जो है, क्योंकि उसमें टॉप 5 सुनेंगे तो अगर आज कोई डेथ सेंटेंस की 5 जजेस सुन रहे हैं उसमें से 2 चले गए तो दूसरे 2 आएंगे, तो कम से कम 3 तो वहां पे उस व्यूज को रिट्रीट करने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। ये एक सजेशन था कि कंसिस्टेंसी के लिए ये सारी झगड़ा आज की तारीख में शुरू कंसिस्टेंस कैसे हो। हाँ, क्योंकि जजेस को ये फीलिंग है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं पे पनिशमेंट दिया जा रहा है, कहीं पे जो है उसको रिफॉर्मेटरी अप्रोच है, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस बनाया जाए ये एक बहुत बड़े विवाद का विषय है और अब रेजोल्यूशन की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। लेकिन एक जो बड़ा मसला है, खासकर जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं और बलात्कार जैसे गंभीर मसलों की बात करते हैं, वहाँ पर इस समाज के अंदर खासकर जब से सोशल मीडिया का दौर है, हमने देखा है कि भावनाएं बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती हैं और जिसकी वजह से बहुत हद तक बहुत सारे फैक्ट्स प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डिफॉल्ट पनिशमेंट को किस तरह से देखा जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अनूप सुरेंद्रनाथ भी जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट 39A NLU के। और सुरेंद्र, मैं एक और आंकड़ा देख रही थी कि 44% मामलों में कन्विक्शन के दिन सजा सुनाई गई है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद और मौत की सजा के बीच जो फैसला है वो करते समय 73% मामलों में आजीवन कारावास की डिफॉल्ट सजा पर विचार नहीं किया है। जब आप लोगों ने रिसर्च किया था तो जाहिर सी बात है कि ये भी बिंदु आपके सामने आया होगा। किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामले, चाहे वो आजीवन कारावास का मसला हो या मौत की सजा का मसला हो, एक जो साफ तरीके से रास्ते के गाइडलाइंस को जो हम लोग कहते हैं बार बार कि उसको फॉलो करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। खासकर जो निचली अदालतें हैं वहां पर नहीं हो पाता, जिला अदालतों में नहीं हो पाता, इस वजह से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। हाँ, तो अगर आप मैं एक दूसरा आंकड़ा पहले देना चाहता हूं और फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा कि अगर हमने 20 साल के डेथ सेंटेंसेस पे रिसर्च किया है और अगर आप देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट्स में अगर जो क्यूमुलेटिव आंकड़ा है, हर 100 डेथ सेंटेंसेस जो ट्रायल कोर्ट्स देते हैं उसका ऑलमोस्ट 40%, 40% जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका अक्विटल होता है। अक्विटल, मैं कम्यूटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, डेथ सेंटेंस से वो अक्विटल हो जाता है, हाँ, फ्रॉम डेथ सेंटेंस टू नॉट गिल्टी, एंड अ फर्दर 55%, अनदर 55% कम्यूटेशन में बदल जाता है। तो ये है कि फॉर एवरी 100 डेथ सेंटेंसेस 5 आर गेटिंग confirmed through the process। और हमारे सिस्टम में आप सोच लीजिए कि कितना टाइम लगता होगा इन सारी चीजों को होने में। द पॉइंट इज, जो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं उनका जो डेथ पेनल्टी का यूज जो है बहुत ही एग्जैजरेटेड और अननेसेसरी यूज है। और ये 20 सालों की जो स्टेटिस्टिक्स है वो उसको प्रूव करता है कि ट्रायल कोर्ट्स जो डेथ पेनल्टी को यूज करते हैं वो बहुत ही एग्जैजरेटेड तरह से यूज करते हैं। और उसका कारण ये है कि जैसे आपने बताया कि जो सेंटेंसिंग हियरिंग, हमने तो गाइडलाइंस वगैरह तो बहुत सारे जजमेंट्स में दे दिए हैं कि कैसे सेंटेंसिंग करने वाले जज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट चूज करना है कि डेथ पेनल्टी चूज करना है, बहुत सारे जजमेंट्स तो हैं। लेकिन अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट देखेंगे जो हमारे रिसर्च ने किया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में, तो ये पूरा सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया है। अब कोई नहीं कह सकता कि हमारे देश में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या। बिल्कुल जी, एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस मैटर, राइट। जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है वो अब पूरे के पूरी तरह एक हॉलो फ्रेमवर्क है, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। और हमने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार ये कह चुकी है कि
ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर फ्रेमवर्क जो है हमने बच्चन सिंह में जो बनाया, पिछले 40 सालों में ये बिल्कुल पूरी तरह इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया अभी। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और एंड द नंबर्स शो दैट, राइट, दैट फॉर एवरी 100 डेथ सेंटेंसेस, if 5 are getting confirmed, right, and 95 are not, and these are statistics. ये मेरा opinion नहीं है. These are the statistics. Right? हाँ. तो what do we make of it? कि ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं, ये बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है. बिल्कुल. ये बस ये सब्जेक्टिविटी पे चल रहा है बस. बिल्कुल. सुशील जी, जब ऐसी स्थिति आती है तो एक वकील की चुनौती कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, जहां फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं हो, खासकर और मसला जो है वो बहुत संवेदनशील हो. किस तरह के लूपहोल्स आप देख पाते हैं जब इस तरह के बड़े मामले सामने आते हैं? कोई भी सिद्धांत अचूक नहीं होता है, हर एक में कमियां होती हैं जी. जैसे मेरे मित्र अभी बता रहे थे कि ट्रायल कोर्ट में डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल कैसे हो सकता है? एविडेंस तो वही होता है, देखने वाले की दृष्टि का भेद होता है. अब ये भेद कहाँ से आता है? ईश्वर की देन है ये. मेरी मनोवृत्ति अलग है, आपकी अलग है. जो कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा खराब दिखता है, आपको बिल्कुल से खराबी नहीं दिखेगी. तो मानवीय मसलों में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे सकते हैं. आपको डे टू डे जीना पड़ता है. आप देखिए ये जिस बहस हम कर रहे हैं इसमें कहाँ निकलेंगे. मैंने 55 साल से ज्यादा बिता दिए सिस्टम में, और मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि जज फैसला किस आधार पे करता है. हर एक की अपनी संतुष्टि होती है, अपनी आत्मा होती. कोई भी फास्ट रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते. तो ये बहस ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा. सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है. सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है वह सम्माननीय है, वो करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन ह्यूमन अफेयर्स में ऑब्जेक्टिविटी लाना इम्पॉसिबल है. मेरा तो अपना विचार ही है. जस्टिस विमलेश शुक्ला, आप समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, ये बहुत लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी? अब ये एक प्रयास है, पहले भी ये प्रयास हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये कहा था जो है श्रद्धानंद के केस में कि कोई मतलब नहीं है जो है, और ये कैटेगराइजेशन स्टेलाइजेशन करना ये लेजिस्लेटिव एक्ट है. उनका ये था कि पार्लियामेंट इसमें इंटरवीन करे और पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेट करे या कोई एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आए. कोर्ट पहले ही मना कर चुकी है. पर अब एक 10 साल श्रद्धानंद का जजमेंट है 2008 का जी. 14 साल बीत चुके हैं. हाँ. 14 साल बाद ये एक प्रयास फिर करने की कोशिश है कि कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कंसीड किया जो है कि लेकिन जैसे विमलेश शुक्ला, लेकिन इतना तो फ्लॉज हैं जी, लेकिन इतना तो मानेंगे जैसे विमलेश शुक्ला, लेकिन इतना तो ये शायद जो अभी तक के उदाहरण है उससे इतना तो समझा जा सकता है कि जब खासकर बच्चियों के साथ जो यौन अपराध की जो घटनाएं बढ़ी और पॉक्सो एक्ट में जो संशोधन हुआ जिसमें मौत की सजा को बरकरार रखा गया, हालांकि जो डेटरेंट थियरी है उतनी काम नहीं आई, लेकिन फर्क पड़ा, बहुत कुछ सोच पर और समझ पर फर्क पड़ा. क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, गाइडलाइंस का मतलब ये होगा कि ये एक ब्रॉड फीचर्स दे देंगे जो है ABCD. अगर इन पैरामीटर्स में वो केस फिट इन हो रहा है तो जज साहब अपना डिस्क्रिप्शन एक्विटल की तरफ या उसको लेसर सेंटेंस की तरफ एक्सरसाइज नहीं करेंगे. ये इसका उद्देश्य होगा. लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिससेटिस्फैक्शन है कि ट्रायल कोर्ट जो है बहुत कैजुअल वे में इन प्रोसीडिंग्स को ले रही हैं और बहुत कैजुअल वे में सेंटेंसिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट कर रही हैं. इसलिए वो चाहते हैं कि एक गाइडलाइन हम फ्रेम कर दें. अगर उन गाइडलाइंस के पैरामीटर्स में केस फिट इन हो रहा है तो जो ट्रायल कोर्ट है या हाई कोर्ट है जो है वो फिर उसको जो पनिशमेंट है कमेंसरेट टू द चार्ज इन क्वेश्चन और जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट दें और अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन न एक्सरसाइज करें. ये उसका उद्देश्य लग रहा है. जी. अनूप, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? हाँ राजश्री, बस एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था, और जो मैंने पहले भी बताया कि इस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ट्राइंग टू ले गाइडलाइंस लाइक बच्चन सिंह कि कैसे डिसाइड करना चाहिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए कि डेथ पेनल्टी. दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस केस. दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस सुओ मोटो रिट. The scope of this suo motu writ is very narrow.
दैट जो जब ट्रायल कोर्ट डिसाइड करती है सेंटेंस पे, उनके सामने सेंटेंसिंग की जो फैक्टर्स होने चाहिए वो उनके सामने नहीं आते हैं जी, और उसको कैसे लाया जाए उनके सामने। होप ये है कि अगर इंफॉर्मेशन आएगा तो जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन मुझे उतना उम्मीद नहीं है। लेकिन बस सुओ मोटो रिट का स्कोप ये है कि हाउ डू वी ब्रिंग सेंटेंसिंग इंफॉर्मेशन बिफोर द ट्रायल जजेस एंड द एपेलेट जजेस, उसका एक प्रक्रिया का गाइडलाइन बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अभी, और उनका सोच ये है क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे वो देखा जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अनूप, जो एक और जो बड़ी चीज देखने को मिली अभी तक में, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन हुआ और तमाम चीजें हुई, निर्भया को लेके जिस तरह के फैसले आए, खासकर मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि रेप के जितने मामले हुए उसमें शायद सबसे ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया होगा, अगर मैं सही हूं तो। अगर उन चीजों की बात हम करें तो डेटरेंट थियरी जो है वो अभी तक काम नहीं आई है, और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद मुझे तुरंत वो भी मामला याद आ रहा है जो 2015 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एक जिले में 7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई। उसका दोषी जब जिसको पाया गया उसको जब दोषी को सजा सुनाने के पहले न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 पीठ थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जुर्म तो खौफनाक है, और ये चाहे जुर्म कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, लेकिन मौत की सजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एपेक्स कोर्ट तक इस बात को समझता है कि मानवाधिकार का जहां मसला आता है, और वहां पर अभी तक हम जिस तरह से हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, वहां पर एक मौत की सजा अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक है, तो उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन गाइडलाइन कैसे बनाई जाए, किस तरह से फिर आजीवन कारावास में इसको बदला जाए और किस तरह से लोगों को सुधारा जाए, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, ये आंकड़े हम सबके सामने बार बार आ रहे हैं। आज जो है मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 488, जिसमें 17 साल में, जो कि 17 साल में सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं लगता कि हम एक तरफ तो जिसको बोला जाए रिफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक तरफ पीछे जा रहे हैं और एक दूसरा सिरा हम अपने को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये आंकड़े काफी बड़े हैं। सिस्टम के कस्टोडियन है जो है, एक तो जुडिशरी है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो है जी। और दोनों के पार्ट पे जहां डिले होता है, जब कोर्ट में मैटर आता है तो कोर्ट भी फिर उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है, जबकि लॉ ये है कि जो भी पनिशमेंट हो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ये रिक्वायरमेंट है लॉ की। बट किसी स्टेज पे आते आते डेथ सेंटेंस के केसेस में जो है, जहां 10 साल 12 साल 14 साल आदमी डेथ सेंटेंस के साथ जी लिया है, तो कोर्ट्स भी आप देखेंगे 90% लिबरल व्यू लेके जो है कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढती है कि उसको जो है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दें। 90% केसेस में आप देखेंगे डेथ सेंटेंस केसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वो आते आते सुप्रीम कोर्ट जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शायद ही बहुत ही ब्रूटैलिटी वाला केस हो तो डेथ सेंटेंस कंफर्म होने। 99% इधर तो जितने केसेस आप देख रहे हैं शायद ही किसी में डेथ सेंटेंस कंफर्म हुआ, सब में जो है उसको रिमिट करके जो है और कन्वर्ट कर दिया जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट में जी। लेकिन और ये आंकड़ा तो शॉकिंग है ही है जो है, क्योंकि जब आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो और 12 साल 14 साल 15 साल बाद एक्सिक्यूट होने जा रहा है जी। पर जस्टिस विमलेश शुक्ला, यहाँ पर एक और बड़ी बात है जहाँ से मैंने बहस शुरू की थी। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम एक मॉडर्न ज़माने के लीगल सिस्टम के सामने खड़े हैं, जहाँ पर पहले जिस तरह से अदालतों के अंदर कुछ भी हो रहा था वो दूसरे दिन अखबारों में हम पढ़ पाते थे, अब तो सोशल मीडिया पर हम रहते हैं। और मैं देख रही थी कि जब हाल फिलहाल में जब जस्टिस यू ललित और रविंद्र भट्ट और बेला त्रिवेदी के बेंच ने एक मामले में डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदला, हमारे साथ प्रोफेसर वाजपेयी भी जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस विमलेश शुक्ला, मैं पहले आपसे ये सवाल कर लूं, सोशल मीडिया पर अजीब तरह के प्रतिक्रियाएं आई
और इस तरह से कहा गया कि जैसे वो जजेस जो हैं जिन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया है मौत की सजा को, वो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अलग तरीके का दबाव भी अब दिया जा रहा है और समाज में एक तबका ऐसा बनता जा रहा है जो कैपिटल पनिशमेंट की गंभीरता को शायद समझ ही नहीं रहा है, और उसकी वजह से भी जो छोटी अदालतें हैं, मैं बड़ी अदालत तो चलिए फिर भी दबाव में नहीं आएगी, पर छोटी अदालतें तो और ज़्यादा दबाव में आ सकती हैं। तो ये हमारे लिए और पूरे समाज के लिए ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति बन जाएगी। जस्टिस विनोद शुक्ला, देखिए अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो सोशल मीडिया में जो ट्रुथ ट्रेवल करता है वो हाफ ट्रुथ है जी, वो फुल ट्रुथ नहीं रहता। और जो जज साहबान है जो मैटर को डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने फुल ट्रुथ को देखा है अपनी आंखों से, सारी एविडेंस राइट फ्रॉम A to Z, और उसके बाद तब अपनी ओपिनियन फॉर्म किया है बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रिंसिपल्स। तो उनको जो कहना था, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो है अपने जजमेंट के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट किया है। बाकी सोशल मीडिया पे कमेंट करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। इनको भी आर्टिकल 19 ने ये राइट्स दे रखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अपने राइट्स को एक्सप्रेस करते हैं। और कभी कभी जो है ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी कभी कभी एक शेप लेता है, ये सामाजिक परिवर्तन की तरह ये भी इंडिकेट करता है। और हो सकता है उसी बेंच ने जो है, इसीलिए आप देखें गाइडलाइंस की बात की है, तो इसलिए मे भी कि सोशल परिवर्तन की जरूरत हो भाई, कि आप जो है एक गाइडलाइन लेके आइए जहां पे कम से कम फिक्स रहे जो है कि ऐसे अगर ABCD फैक्टर्स अवेलेबल है तो डेथ सेंटेंस होगा, ABCDE में माइनस ये है तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ये गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करने की एक कोशिश है जो है कि कंसिस्टेंसी रहे इन द मैटर ऑफ सेंटेंसिंग। बिल्कुल प्रोफेसर वाजपेयी, जिस तरह से बात हो रही है मौत की सजा को लेकर रिट्रीब्यूशन बनाम रिफॉर्मेशन की, एक बड़े व्यापक पैमाने पर देखा जाए तमाम गाइडलाइंस होने के बावजूद अब एक नई कोशिश की जो जरूरत आप महसूस हुई है, किस तरह से देखते हैं आप? हालांकि एक सभ्य समाज में मौत की सजा को बहुत जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि ये डिबेट रिफॉर्मेशन बनाम रेट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में हमारा कानून है उसमें हमने इस तरह से किया है कि हमारे पास रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट भी है और रिफॉर्मेशन भी है। तो अगर जब तक लॉ में डेथ पेनाल्टी की सजा है और रिफॉर्मेशन के प्रोविजंस हैं, तो दोनों कोर्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बनाम नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि डेथ पेनाल्टी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। डेथ पेनाल्टी एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड पनिशमेंट है जो केस टू केस बहुत रेफर करता। तो एक केस में जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं वो बड़े अलग होते हैं, तो एक केस की जो हालात है वो दूसरे पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तीसरी चीज मेरी ये है कहना कि जब तक डेथ पेनाल्टी की प्रोविजन लॉ में रहेगी, कोर्ट्स तो उसको अवार्ड कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। तो या तो ये डिसीजन हो, स्टेट को ये देखना है कि एज ए पॉलिसी आप डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश करने तैयार हैं, क्योंकि जो लॉ कमीशन ने कहा है कि कुछ ऑफेंसेस में हम डेथ पेनाल्टी रखेंगे और बाकी जो नॉर्मल ऑफेंसेस हैं उनमें हम डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश करेंगे। हालांकि इस लाइन के खिलाफ भी काफी आर्गुमेंट है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये नहीं है कि डेथ पेनाल्टी हो या ना हो, क्वेश्चन ये है कि डेथ पेनाल्टी की जो सेंटेंसिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें कुछ ऐसी आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है या उसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी। ऐसा कई बार जो रिसर्च की गई है, डॉक्टर अनूप की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कई बार इस बात को हाईलाइट किया है कि ट्रायल कोर्ट पे जो सेंटेंसिंग की प्रोसेस है, उस सेंटेंसिंग की प्रोसेस में जो मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग प्रोविजंस को स्टडी करने का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि आपने सही कहा कि डेथ पेनाल्टी पे जो गाइडलाइंस हैं, सेंटेंसिंग पॉलिसीज हमारी बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे हमारे पास बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है। क्योंकि अगर बचन सिंह में उन्होंने कहा था कि पोटेंशियल टू रिफॉर्म एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके बिना पे हम डेथ पेनाल्टी को कमिट कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लेकिन कोर्ट के पास आज ऐसा कोई जरिया नहीं रहता है, कोई सिस्टम नहीं है कि वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स को ऑब्जेक्टिवली केस टू केस स्टडी करें और कोई वो रिपोर्ट फाइल करे कोर्ट में। कोर्ट के सामने ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो या तो आप ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करें जहां आप ऑब्जेक्टिव डेटा कोर्ट के सामने लाए कि ये ऑफेंडर है, इसकी मिटिगेशन की प्रोबेबिलिटी या उन फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मुझे लग रहा है कि सारा मसला इस बात का है,
पूरे देश में इस रिसर्च के थ्रू ये बात कही जा चुकी है कि डेथ पेनाल्टी सेंटेंसिंग बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बहुत आर्बिट्रेरी है और बहुत सब्जेक्टिव है। तो कई बार तो ये इसमें कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस हम अफेंडर को देख के सजा दें या ऑफेंस को देख के सजा दें, ये दो बहुत बड़े मसले हैं। कई बार ऑफेंस तो हमें बहुत सीरियस लग रहा है, लेकिन ऑफेंडर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अलग है। तो आप ऑफेंस बेस्ड सेंटेंसिंग चाह रहे हैं या ऑफेंडर बेस्ड सेंटेंसिंग चाह रहे हैं, ये सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा। और ये सारा इसलिए हो रहा कि सेंटेंसिंग पॉलिसी इस देश में डेथ पेनाल्टी नहीं, किसी भी ऑफेंस के लिए हमने नहीं बनाई है। तो जो अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में जो थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी आई है, डेथ पेनाल्टी तो बहुत जगह एबॉलिश हो चुका, लेकिन उन्होंने दूसरे केसेस में भी सेंटेंसिंग कमीशन हैं जो एडवाइस करते हैं कोर्ट्स में कि मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर्स को बैलेंस कैसे करें। तो बचन सिंह फ्रेमवर्क वायलेट क्यों होता रहता बार बार, क्योंकि कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के पास स्पेशली बहुत ज्यादा, ये मुझे कहना पड़ेगा, हालांकि बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, उनके पास कई बार इस तरह की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। ये मेजर रीजन है जी। लेकिन एक सवाल जो अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि बहुत हद तक ये जो मसले होते हैं उसमें जजेज के जो अपना विवेक है, जिसको बोला जाए, वो अपने सोच के हिसाब से कई बार फैसले लेते हैं, और जिसकी वजह से जो दिशा निर्देशों का पालन कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। अब ये आपको लगता है कि गाइडलाइन बना देने से बहुत हद तक हम एक फ्रेम पा लेंगे और उसके तहत एक हम जैसे एक फॉर्मूला दे देंगे खासकर लोअर जुडिशरी को भी कि आप ये चीज़ें देख लें और कर लें। हालांकि बचन सिंह केस की गाइडलाइन पहले से थी, लेकिन उसका हश्र भी हम जानते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस तरह की सोच अब शुरू हुई है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डिस्क्रिशन होता है जजेस का किसी भी मैटर में, इसको हम डिस्क्रिशन कहते हैं, ये जजेस का अपना हक है, क्योंकि जजिंग इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑल्सो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि डिस्क्रिशन और आर्बिट्रेरीनेस का जो फर्क है उसको कहीं समझने की कोशिश है। तो जो भी गाइडलाइन बनेगी या जो भी और देश में गाइडलाइन बनी है, दैट इज कॉल्ड द गाइडेंस टू डिस्क्रिशन। तो गाइडेंस टू डिस्क्रिशन जहां तक है जजेस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके उस गाइडेंस के बेसिस पे अपने डिस्क्रिशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली चैनलाइज कर सकते हैं। इन द एंड इट इज ऑल अबाउट जजिंग आफ्टर लिसनिंग बोथ द पार्टीज, आफ्टर बैलेंसिंग बोथ सेट्स ऑफ फैक्टर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इवन इफ जब आप डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं, आपके सामने जो मटेरियल क्या है रिलाई करने के लिए, क्योंकि आपको ये भी जानना है कि इस ऑफेंडर का पोटेंशियल टू रिफॉर्म क्या है, और आपको ये जी बिल्कुल। जस्टिस शुक्ला, एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहूंगी कि अगर ये तमाम स्थितियों को हम देखें और समझें तो अब आखिर हम किस तरह के गाइडलाइन की उम्मीद कर सकते हैं जो वाकई हमारे इस पूरी व्यवस्था में एक सही दिशा दे सकती है? देखिए, जैसा आप देख रही हैं कि गाइडलाइंस तो गाइडलाइंस ही रहेंगी, उसके बियॉन्ड नहीं रहेंगी जी। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी जज की सीट पे बैठा हुआ है, जो भी उसको डिसाइड करने जा रहा है, वही सोचे, वो उन गाइडलाइंस को देखेगा, उन गाइडलाइंस के पैरामीटर्स में उस केस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जी। इसके बियॉन्ड और कोई पर्पस नहीं सर्व होने जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो जज सेंट्रिक मैटर ही रहेगा, सब्जेक्ट टू की ये गाइडलाइंस भी जो है वो उसको देखेगा और उसको भी डील करेगा कि उन पैरामीटर्स में ये फिट इन हो रही है कि नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। और ये जाहिर सी बात है कि ये ऐसा मसला नहीं है कि जिसको बस महज एक रिपोर्ट के आधार पर ही दे दिया जाए या फिर कुछ ऐसा डिसाइड कर दिया जाए जिससे भविष्य तय हो जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका मूल प्राण ये है कि सभी को जीने का हक है, और हम अभी तक जो हमारी व्यवस्था रही है, हम अपराध से नफरत करते आए हैं, अपराधियों से नहीं। और शायद इसीलिए ये ज़्यादा मानवीय हमारी जो सोच है वो ज़्यादा मानवीय सोच है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये निश्चित किया है कि एक ख़ास तरीके की गाइडलाइन को बनाने पर विचार किया जाए, और इससे स्थिति सुधरेगी, इस उम्मीद में आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।